कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, कौन मेटल एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा देगा, कौन नहीं करा पाएगा। और जब आप प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस पढ़ोगे तो जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है उसे प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल बच्चों की तरह देख के निकाल देगा। ठीक है, तो डालते हैं हम हेडिंग डालिए ECS, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ, देखिए इसमें मेटल भी है नॉन मेटल भी है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, आपकी हेडिंग जो होती है वो मेटल्स की होती है, लेकिन दोनों है इसमें, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। The arrangement of all known electrodes, the arrangement of all known electrodes in increasing order of SRP, in other words, in increasing order of SRP, in other words, decreasing order of SOP is called electrochemical series of इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स मेटल्स के भी बनते हैं। अब आप कहोगे सर नॉन मेटल तो बैड कंडक्टर होता है, तो उसके इलेक्ट्रोड कैसे बनते हैं? तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करता लेकिन एक्सेप्ट तो करता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। The arrangement of all known electrodes in increasing order of SRP, in other words, अगर किसी का रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो पक्का है ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी क्या हो रही होगी? घट रही होगी। सीधी सी बात है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब रिडक्शन कर रहा है तो वो देगा थोड़ी। तो हम चाहे ये बोल दें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हालांकि हम आपको पहले ही बता चुके कि IUPAC सब काम SRP पे करता है, इस पे नहीं करता है SOP पे। तो आपको कभी कुछ मेंशन ना हो तो आपको SRP ही समझना है। हालांकि हमारे लिए एक ही इलेक्ट्रोड का SRP और SOP में जो रिलेशन होता है वो अपोजिट का होता है। अगर इसका X है तो इसका -X होगा, या इसका X है तो इसका -X होगा। दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अब पूरी सीरीज हमें सीक्वेंस बाई याद होनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। तो पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। 11th वाले बच्चों को तो हम पहले भी याद करा चुके हैं क्लास 11th में, लेकिन उनको याद करना थोड़ा इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि वो पहले याद कर चुके हैं।
बाकी जो 12th में है उनके भी लिए भी कोई कठिन नहीं होने वाला है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, उससे याद करते जाएंगे। ठीक है, तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आपके सामने यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आपको याद करनी है, लंबी जाएगी आपकी, 20-25 एलिमेंट हैं आपके। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका लिथियम, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर जो आ रहा है उसका SRP सबसे कम होगा, तो SOP क्या होगा, सबसे ज़्यादा। मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी किसकी है, लिथियम की। और सबसे नीचे आने वाला है आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो लेके 12 सरदार का, अब देखो एक बच्चा गलत कर जाता है यहाँ, इन दोनों में जब आप खुद लिखोगे ना तो कंफ्यूज होगे कि लेके 12 सरदार का, तो जब वो लिखता है तो उसको समझ में नहीं आता कि का के है कि क्या है। तो ध्यान देखो यहाँ साफ साफ आ रहा है लेके के प्रोनाउंसिएशन में के आ रहा है, तो यहाँ के लिखना है। 12 सरदार का तो सी लिखना है यहाँ पर। ठीक, लेके 12 सरदार का नाम लिखते चलो साथ में। लेके 12 सरदार का नाम मैगी अली मन जन कर। लेके 12 सरदार का नाम, मान लीजिए उनके कोई दोस्त हैं तो उनका नाम ले रहे हैं वो, और फिर मंजन करने लगे। कितनी जल्दी हंसी आ रही है। लेके 12 सरदार का नाम मैगी अली मंजनकर, मैगी अली मंजनकर, मैगी अली मंजनकर। मंजन करने के बाद इससे कहा है एज अ राइम लेना, मैगी अली मंजनकर फेंको। यहाँ पर को का कोई मतलब नहीं है, फेंको सीडी कोई, तो यहाँ को है। तो हमने इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया कि कुछ बच्चे फेंको तो एफ ही लिख देते हैं और फिर CO लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ फेंको, इसको का कोई मतलब नहीं। सीडी कोई, तो इसका मतलब है फेंको सीडी कोई नहीं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP चल रहा है, फेंको सीडी कोई नहीं, टेढ़ी हो रही है। लेके 12 सरदार का नाम मैगी अली मंजनकर, फेंको सीडी कोई नहीं। सुन प्रभा हैरान, सुन प्रभा हैरान। क्यूट आइडिया, आज हराऊंगा, क्यूट अभी हटा रहे, अभी दांत। क्यूट आइडिया आज हराऊंगा बार बार, आज हराऊंगा बार बार, आज हराऊंगा बार बार। अब इसी के नीचे आना चाहिए तो मैं ये छोटी सी बन गई, कल आऊँगा फिर से। क्यूट आइडिया आज हराऊंगा बार बार, कल आऊँगा फिर से। हम यहाँ पर लिखे दो आता ना, पूरी एक ही लाइन में बननी चाहिए तो मज़ा नहीं आएगा। साइड पे लिख लो फिर से। लेके 12 सरदार का नाम मैगी अली मंजन कर, फेंको सीडी कोई नहीं, सुन प्रभा हैरान। क्यूट आइडिया, आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए किसके बाद क्या आता है। क्यूट आइडिया आज हराऊंगा बार बार, कल आऊँगा फिर से। बनाइए, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
लेके 12 सरदार का नाम है गेली मंजन कर, फेंको सीडी कोई नहीं, सुन फिर हैरान, क्यूट आइडिया, आज रहूँगा बार बार, कल आऊँगा फिर से। ठीक है, अभी हम याद कराते हैं, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। हो गई है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ साइड में हम एक डिब्बे में कुछ और लिख रहे हैं, SO4 NO3 OH क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्व करना है तो इसके बिना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्व नहीं हो सकता है ना। तो एक ये छोटी सी सीरीज और याद रखनी है, और इसका ऑर्डर ए रहेगा। अब एक क्या है हम आपको यहीं पर बता देते हैं, एक छोटी सी सीरीज क्या है, ध्यान रखिएगा। इनमें से अगर कोई भी कुछ भी कभी भी दिख जाए, कभी भी इनमें से कोई भी दिख जाए, तो वो हमेशा एनोड पे जाएगा, ऑलवेज एनोड पे, एनोड पे जाएगा। और एनोड पे जाने का क्रम ये है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये लिख दिया हमने, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर किस पे है, SO4-2 है, सॉरी, किस पे, +6 पे। और सल्फर के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, +6। तो 6 की 6 भी डोनेट कर दे तो वो किस पे आ गया, +6 पे। 6 से ज़्यादा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। तो इसका तो ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा। तो आप इसे लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, मैं लिखने के लिए लिखवा दिया। तो ये एनोड पे कभी नहीं जा सकता, क्योंकि ये पहले से ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे, दैट इज +6। और अब इससे ज़्यादा क्या ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, आपका पता है आपको। दूसरा NO3 भी हमने लिखने के लिए लिख दिया, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन कितने पे है, +5 पे। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, तो +5 से ज़्यादा जा नहीं सकता। तो इसका भी कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसके बाद इन चारों में से देख लेना है आपको, ये अभी यहाँ ये कहीं काम नहीं आने वाली, ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस में काम आएगी। तो आप देख लेना, जो इन सीक्वेंस में अगर ये दोनों आ गए तो ये जाएगा एनोड पे, अगर ये दोनों आ गए तो ये जाएगा, अगर ये दोनों आ गए तो ये जाएगा, अगर ये दोनों आ गए तो ये जाएगा, और अगर इनमें से कोई आ गया इसके साथ तो ये जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज साइड में बनानी है। अब देखो यहाँ पर सुन, ये है आपका हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, ये है यहाँ पर हाइड्रोजन आपका, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना माना गया है, चाहे वो SOP हो चाहे वो SRP हो, कितना है, 0 वोल्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि ये सीरीज SRP के बेस पे रखी है, SOP के बेस में नहीं रखी है ना, ये ध्यान रखिएगा, SRP के बेस पे रखी है। तो इसका 0, अब SRP के बेस पे है, ध्यान रखिएगा। जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, जब ऊपर से आप नीचे जाओगे तो जो SRP है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज। बहुत अच्छे समझ जाओ। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन करने की टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन की। यहाँ देखो जानवी, यहाँ पर SRP के बेस पे लिखी है, मतलब इसमें जो नीचे आएगा उसका सबसे पहले रिडक्शन होगा। अगर निकिल और टिन आ गया तो टिन का रिडक्शन होगा, कॉपर और आयोडीन आ गया तो आयोडीन का रिडक्शन होगा। तो नीचे SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब भाई जो जितना नीचे आएगा उसका उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा। अच्छा, इसका रिडक्शन होगा तो ये करेगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछ लेना जहाँ भी समझ में ना आए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से समझा रहे हैं हम, नीचे की तरफ आने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो जिसकी रिडक्शन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से कराएगा, स्वयं रिड्यूज होगा, सामने का ऑक्सीडेशन कराएगा। सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन कौन करेगा, लिथियम, ध्यान दें।
तो आप दो तरीके से चेक कर सकते हो, सुनना, सुनने में बहुत जरूरी है। कोई आपको एसआरपी दे दे तो जिसका सबसे कम एसआरपी होगा वो सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन करेगा, सुनना बहुत जरूरी है। कोई अगर आपको एसआरपी दे दे तो जिसका एसआरपी सबसे कम होगा वो सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन करेगा, और जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे आसानी से रिडक्शन करेगा। कोई अगर एसओपी दे दे तो जिसका एसओपी सबसे ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका एसओपी सबसे कम होगा वो क्या करेगा, रिडक्शन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, रिडक्शन सबसे आसानी से, तो एसओपी सबसे डिफिकल्ट से। इसका एसआरपी सबसे ज़्यादा होता है, नीचे जाने पर बढ़ता जाता है एसआरपी, नीचे वाला एसआरपी, ऊपर वाला का एसओपी। तो ये ऊपर जाओगे तो एसआरपी मिनिमम है तो एसओपी मैक्सिमम होगा आपका, है ना। तो ऊपर जाने पर कौन सी टेंडेंसी बढ़ रही है हमारी, ऑक्सीडेशन की बढ़ रही है, ये ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन किसका होगा, लिथियम का। मतलब ये सबसे आसानी से अपना ऑक्सीडेशन करेगा तो सामने वाले को सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये ऑक्सीडेशन कर रहा तो कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ए है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा। अब आप लोगों को एक बहुत दिक्कत होती रहती थी, अभी चलो उसको हम बाद में दूर करते हैं, पहले इतना लिख लो, पहले इतना क्लियर हो गया। इस सीरीज में नीचे की तरफ रिडक्शन करने की, अपनी भाषा में याद रखो, नीचे की तरफ रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन की। जो स्वयं का रिडक्शन करेगा वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, जो स्वयं का ऑक्सीडेशन करेगा वो सामने वाले का रिडक्शन करेगा। तो जिनका रिडक्शन होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको ध्यान रखनी है। सीरीज बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। हम आपको ट्रिक बताते हैं, देखो ट्रिक हमने अभी बताई थी, फिर बताते हैं। देखो आपको सीक्वेंस में याद करनी है, पूरी नहीं याद करनी है, सीक्वेंस में। पहले आपको यहाँ तक याद करनी है, मंजनकर तक। तो आपको ये बोला ले के 12 सरदार का नाम, बोलो बोलते ना, बोलो जय माता की, ऐसे ना। तो वो ले के 12 सरदार का नाम, ऐसे आप ले लो, इनका नाम लो और फिर लग जाओ मंजन करने के लिए। कोई ऐसे इंसान है जो बहुत अच्छे से मंजन करते थे। तो लेके 12 सरदार का नाम, 12 सरदार का नाम लिया, ठीक है। उसके बाद मंजन करना है, तो मैगी अली मंजन कर, मंजन कर, लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली मंजन कर। फिर मंजन करने का तो उसको एक काम करना है, कुछ सीडियाँ खराब हो गई हैं तो उनको फेंक देना है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क खराब हो गई है अब, क्योंकि मेमोरी कार्ड का ज़माना है, पेन ड्राइव का, तो सीडी खराब हो गई। फेंको, इस वाले को का कोई फेंको, सीडी कोई नई वाली भी फेंक दो, फेंको। तो उसकी कोई सिस्टर होगी प्रभा, वो हैरान रह गई कि अरे सीडी सब फेंक देगा तो फिर हम पिक्चर कहाँ से देखेंगे। सुन प्रभा हैरान हो गई इतना सुनकर, सुन प्रभा हैरान। फिर उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया जिससे वो अपने भाई को हरा सकती है। तो बोला क्यूट आइडिया, आज क्यूट आइडिया है हमारे पास, क्यूट आइडिया आया, आज हराऊंगा, ठीक है, आज हराऊंगी, जो भी आपको लग रहा हो, आज हराऊंगी बार बार, अपने भैया को कह रही आज हराऊंगी हर बार, और कल आऊंगी फिर से इसी हराने के लिए, कल आऊंगी फिर से। आराम से याद करो, हंसो नहीं अभी प्लीज। लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली मंजन कर, फेंको सीडी को नहीं, सुन प्रभा हैरान, क्यूट आइडिया, आज हराऊंगा बार बार, कल आऊंगा फिर से। सीक्वेंस में लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली मंजन कर, फेंको सीडी कोई नहीं, सुन प्रभा हैरान, क्यूट आइडिया आया, आज हराऊंगा बार बार, कल आऊंगा फिर से। ऐसे इसको याद कर लेना है। और इसको ऐसे याद कर लेते हो, सोना, तो सोना से इसको याद कर लो, सोना OH अपने आप याद हो जाएगा। फिर आपको याद ही है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन को हटा के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख दो, खत्म बात। ऐसे याद, सोना, फिर ओहो, फिर फ्लोरीन हटा दो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। थोड़ा सा 5 मिनट घर में जाके अभ्यास करोगे, याद हो जाएगी। देखो कंफ्यूज कहाँ होते हैं वो हम पहले क्लियर कर चुके हैं, ले के और का। तो ध्यान रखना, पहला साफ है के, ले के 12 सरदार, फिर का नाम मैगी नहीं मंजन कर, फेंको, यहाँ को मतलब कुछ नहीं, सीडी कोई, यहाँ है को नहीं, सुन प्रभा हैरान, क्यूट आइडिया आया, आज हराऊंगा बार बार, कल आऊंगा फिर से, ठीक है, इतना लिख लो।
ए सिर्फ एनोड के लिए बनाई है, इनका कैथोड से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो नीचे आएगा वो एनोड की पे जाएगा। अब आप लोगों से हम कह रहे हैं कि सीरीज पूरी एसआरपी के बेस पे है, ठीक है ना, एसआरपी के बेस पे है। तो बताओ इसका 0 है, एसआरपी के बेस पे है, तो एसआरपी के बेस पे है, तो यहाँ एसआरपी 0 है, तो 0 के पहले की सभी वैल्यू कैसी होंगी? नेगेटिव। मतलब इन सब का एसआरपी कैसा होगा? बिल्कुल सबका, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव। तो एसआरपी अगर इनका नेगेटिव होगा तो इन सब का एसओपी कैसा होगा? पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं जिंक, ठीक है, जिंक का जो एसआरपी होता है वो होता है एसआरपी, ध्यान रखिएगा, जिंक का जो एसआरपी होता है वो होता है -0.76 वोल्ट, जिसका एसआरपी है नेगेटिव में, तो एसओपी क्या हो जाएगा? +0.76 वोल्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 के पहले की वैल्यू नेगेटिव होती है, एसआरपी के बेस पे अरेंज किया है ना, तो एसआरपी 0 वोल्ट है, ध्यान रखना। तो एसआरपी नेगेटिव रहेगा सब 0 के पहले की, और 0 के बाद जितनी वैल्यू आएंगी वो कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इन सब का एसआरपी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इन सब का एसआरपी पॉजिटिव होगा, तो एसओपी कैसा होगा? नेगेटिव, है ना। घर जाके पढ़ना जरूर है। फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं कॉपर का, हाँ? तो कॉपर का जो एसआरपी होता है वो होता है +0.34 वोल्ट जी। तो एसओपी कितना हो जाएगा इसका? -0.34 वोल्ट, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद जैसे कॉपर का। अब आगे चलते हैं इस पे। यहाँ तक क्लियर है? सब बन जाएगा? यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा? बन जाएगा अनुज? सीधी बेस है, देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली नीचे की तरफ एसआरपी बढ़ता है तो सीधा एसओपी घटेगा, ऊपर की तरफ एसओपी बढ़ता है, या आप उल्टा बोल दो एसआरपी, जब नीचे की तरफ एसआरपी बढ़ रहा तो ऊपर की तरफ एसआरपी घटेगा, एसओपी बढ़ेगा। 0 एसआरपी की वैल्यू दी गई है पूरी सीरीज में, एसआरपी के बेस पे अरेंज की गई है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, एसआरपी देखो माइनस से पॉजिटिव होता जा रहा है, तो एसआरपी अगर बढ़ रहा है तो एसओपी घटेगा, ये बात है। तो इसका कॉपर का एसआरपी है 0.34 वोल्ट। तो देखो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन एनोड कौन कैथोड? तो जो ऊपर आएगा एनोड, जो नीचे आएगा कैथोड। तो जिंक और कॉपर में से अगर हम देख लें तो जिंक ऊपर आ रहा है तो इसका एनोड बनेगा, कॉपर नीचे आ रहा है तो इसका कैथोड बनेगा। हम ये नहीं करें, हम जिंक के साथ आयरन भी आ जाता तो जिंक एनोड बनता, आयरन कैथोड। जिंक के साथ क्रोमियम भी आ जाता तो जिंक एनोड बनता, क्रोमियम कैथोड बनता, ठीक है। चलिए तो अब इसके बारे में कुछ फीचर्स लिखते हैं हम। तो या तो डाल लीजिए प्रॉपर्टीज या फिर डाल लीजिए एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ECS, प्रॉपर्टीज ऑफ ECS। तो पहले ध्यान रखिएगा, कम फर्स्ट, जो फर्स्ट आएगा वो किसकी तरह वर्क करेगा? एनोड की। कम फर्स्ट, कम्स फर्स्ट। कम सेकेंड, सेकेंड का मतलब ये नहीं कि उसका एडजेसेंट बगल वाला, मतलब नीचे की तरफ कोई भी हो जाएगा। तो कम सेकेंड तो वो वर्क करेगा कैथोड की तरह। अब जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल जिंक एंड सिल्वर का हम सेल बना रहे, तो हमें अब बिल्कुल इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंक क्या बनेगा? एनोड बनेगा, और सिल्वर क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। अब आपको एग्जाम में हो सकता है, अब एनोड है तो पक्का इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जो एनोड है उसका क्या होगा?
ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो इसमें तो शंका है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको दोनों की एसओपी वैल्यू दी गई हो, दोनों की एसआरपी, तो उससे परेशान नहीं होना है। आप तो फॉर्मूला देख लेना, कैथोड माइनस एनोड रखो तो दोनों की एसआरपी में रख देना, और अगर एनोड प्लस कैथोड दिया गया हो तो एक की एनोड की एसओपी उसकी एसआरपी रख देना, ठीक है ना। तो जो पहले आएगा वो आपका एनोड बनेगा। और एग्जाम्पल देखें, जैसे हम ये गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जिंक एंड कॉपर का इलेक्ट्रोड अगर हम बनाएंगे तो जिंक कैसा वर्क करेगा, एनोड की तरह वर्क करेगा, और कॉपर किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह वर्क करेगा, है ना। देखो जो पहले आएगा तो जिंक पहले आ रहा तो वह एनोड, सीधी बात है, ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या बढ़ेगा, एसओपी, मतलब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी, और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो किसकी तरह वर्क करेगा, एनोड की तरफ। नीचे की तरफ आओगे तो क्या करने की टेंडेंसी बढ़ती है, रिडक्शन, तो जो रिडक्शन करेगा वो क्या होगा, कैथोड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप कहीं से भी इसको करेक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों में इसका ज़्यादा है तो ये करेगा एनोड और ये कैथोड, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही करेगा और कैथोड ऑलवेज रिडक्शन ही करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे कोई पूछ ले जिंक और निकिल का बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है ए एनोड ए कैथोड होगा। जिंक के ऊपर सिर्फ इतने हैं, अगर इनमें से कोई आएगा तो फिर वो एनोड जाएगा, जिंक कैथोड जाएगा, तो ये आपको ऐसे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो पहला इसकी प्रॉपर्टीज हुई। दूसरी प्रॉपर्टी देखो इसकी, दूसरी कम्स फर्स्ट, तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। तो किस एजेंट की तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको 3-4 लिख के दे दे और कह दे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जमाओ, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। तो जो पहले आएगा वो एनोड की तरह वर्क करेगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। कम्स सेकेंड, तो वो रिडक्शन करेगा, तो वो रिडक्शन करेगा। तो कौन सा एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए अगर आपको सीरीज याद है तो ये क्वेश्चन बच्चों जैसे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, ठीक है। हाइपोथेटिकली लिख दे यार, ऐसे ही लिख दे। चलो पहले हाइपोथेटिकली पूछते हैं आपसे, ऐसे ही पूछ लिया हमने। एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी, इनके एसआरपी दिए गए हैं। इसका एसआरपी है -1, इसका है -1.2, इसका है -2, इसका है -3। एसआरपी दिए गए हैं, है ना। इसके एसआरपी इसके -1, -1.2, -1.3। तो बताओ इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जे एसआरपी दिए गए, तो जिसका एसआरपी सबसे ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। जिसका एसआरपी सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम वैल्यू वाली, तो इसका एसआरपी सबसे कम आ रहा है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा हमारे यहाँ पर, डी हो जाएगा। आई बात समझ में आती थी, नहीं आई। हमने ऑक्सीडाइजिंग पूछा है तो फिर सबसे अच्छा कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ऐसे वैल्यू वाइज देख के आपको कर लेना है। आपको चेक करना है कि उसने एसआरपी की वैल्यू दी है कि एसओपी की, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो जैसे हम आपके सामने लिखें कि आप बताएं, इनको अरेंज करें, लिथियम मैग्नीज, निकिल, कॉपर और सिल्वर को आप अरेंज करिए ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग, कि सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन किसका होगा, मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे अरेंज करो इसको।
तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे अच्छा कौन होगा इसमें? लिथियम, है ना। हम फिर इसी दो बार नहीं, एक बार। सबसे अच्छा लिथियम। फिर देखो ऊपर की तरफ कौन आ रहा है? लिथियम के बाद Mn आ रहा है, मैंगनीज तो दिया नहीं, तो यही हो गया मैंगनीज। मैंगनीज के बाद क्या आ रहा है? निकिल, तो निकिल। फिर क्या आ रहा है? कॉपर, तो कॉपर। और फिर क्या आ रहा है? सिल्वर। तो ये कौन सा ऑर्डर लिखा है? ऑक्सीडेशन का, मतलब ये आसानी से ऑक्सीडेशन करेंगे। तो एजेंट कौन से बन जाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप देख के क्रैक कर लोगे। अब उल्टा पूछ लेता, इनमें से पूछ लेता कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो उल्टा हो जाता, कौन हो जाता? सिल्वर हो जाता, है ना। तो ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन क्रैक कर लेने हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड था इसका। थर्ड देखो इसका, थर्ड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा SOP होगा या जितना कम SRP होगा, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आज से पूछ लें, सोडियम एंड जिंक में से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? कौन है? कैसे चेक कर सकते हैं हम? यहाँ से जो ऊपर की तरफ आएगा, ध्यान रखो, जो ऊपर की तरफ आएगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर सोडियम ए आ रहा है और जिंक ए आ रहा है, तो इसका SOP ज़्यादा है और इसका SOP कम है, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन, सब इतना ध्यान रखो, ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन, नीचे की तरफ रिडक्शन। तो जो जितनी आसानी से ऑक्सीडेशन करेगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो उतना अच्छा मेटल होगा, और जो कम करेगा तो वो खराब मेटल है। तो सोडियम और जिंक में से सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है आपका। लिथियम और सोडियम आ जाता तो लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है आपका। पोटेशियम सोडियम आए तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इस प्रकार से होती है ना, सोडियम जिंक। और अगर जैसे हम इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख दें तो इनको अरेंज करूँ थोड़ा सा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, है ना। जैसे हम लिख दें लिथियम कोबाल्ट, लिथियम कोबाल्ट, लिथियम कोबाल्ट हो गया आपका, निकिल हो गया, कॉपर, सब मेटल लिख रहे हैं हम, है ना, हो गया, और आयरन हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल सेकेंड है, इसको अरेंज करके लिख लो सीधे। निकिल, आयरन, कोबाल्ट, नहीं लिथियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। तो सबसे ऊपर लिथियम, तो लिथियम, लिथियम के बाद कोबाल्ट, निकिल और आयरन में कौन आ रहा? कोबाल्ट, निकिल और आयरन में आयरन आ रहा, तो लिथियम। फिर यहाँ पर दूसरे पे है आयरन, फिर आयरन के बाद कोबाल्ट आ रहा है, कोबाल्ट और ये निकिल और ये कॉपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ पर SOP बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो बड़ी सिंपल सीरीज है, अगर आप मन से पढ़ लोगे तो बड़ी आसानी से क्रैक हो जाती है सीरीज, लेकिन ये रट्टी होनी चाहिए बिल्कुल आपको। फोर्थ वन लिखिए, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, देखिए मेटल की रिएक्टिविटी इससे देखी जाती है कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। नॉन मेटल की किससे देखी जाती है? वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। तो वही करेगा जिसका रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो जिसका SRP ज़्यादा होगा और SOP कम होगा, है ना।
एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में हम लिखते हैं आपके हाइड्रोजन, नॉन मेटल ही लिखने हैं हमें सिर्फ, हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। तो अरेंज कर दे तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और फिर हाइड्रोजन। ये बढ़ता हुआ एसआरपी का सीक्वेंस है। देख सकते हो सबसे नीचे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्लोरीन। आप इनको देखो डाइटोमिक फॉर्म में लिख लो चाहे मोनोटोमिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप I2 लिख लो, Br2 लिख लो, Cl2 लिख लो, F2 से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो सबसे पहले फ्लोरीन, नीचे की तरफ ध्यान रखना, नीचे की तरफ एसआरपी बढ़ता है। तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर हाइड्रोजन, है ना। नॉन मेटल, इसमें मेटल नहीं लिख सकते थे हम, जैसे सिल्वर लिख देते, मरकरी नहीं लिख सकते थे ना इसमें, नॉन मेटल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप लोगों ने क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ी होगी, तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है क्लास 10th में आता है कि मेटल को जब एसिड में डालते हैं तो क्या होता है? तो आंसर होता है H2 गैस लीज होती है। लेकिन ध्यान रखिए सभी मेटल एसिड से H2 गैस लीज नहीं कर पाते, सिर्फ इतने मेटल, इतने इतने जो हाइड्रोजन के क्या हैं ऊपर। तो इन सभी मेटल्स को अगर आप एसिड में डालोगे तो वो एसिड से H2 गैस लीज कर देंगे, लेकिन अगर इन मेटल को डालोगे तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, metals come before hydrogen liberate H2 gas from acids, है ना। metals comes before hydrogen liberate H2, liberate मतलब होता है रिलीज होना, निकलना, फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। जैसे कि आप जिंक को डाल दो आप HCl में तो वो H2 गैस लीज कर देगा तुरंत जिंक, और सॉल्ट बना लेगा अपना ZnCl2, ठीक है, वैलेंसी 2 इस प्रकार से। लेकिन अगर आप कॉपर को डाल दोगे HCl में, नो रिएक्शन। किसी भी एसिड में, जरूरी नहीं कि HCl हो, किसी भी एसिड में डाल दो आप। तो जो हाइड्रोजन से पहले आ रहे हैं उनको अगर आप डाल दोगे तो वो आपकी H2 गैस लीच कर देंगे। एसिड से तो करीब इवन वाटर तक से H2 गैस लीच कर देते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना। जैसे और देखिए हम जिंक ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे जिंक ही ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, किसी भी एसिड में डालोगे आप, जैसे H2SO4 में डाल दो या HNO3 में डाल दो तो ये बन जाएगा ZnSO4, गैस लीच कर देंगे H2 गैस, ठीक है। किसी को भी डाल सकते हो, जैसे सोडियम को डाल दोगे, है ना, सोडियम को डाल दो H2SO4 में या HCl में, है ना, तो ये H2 गैस लीच कर देगा ये। H2 और ये बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4। कोई भी इनमें से आप डालोगे तो वो आपके एसिड से H2 गैस लीच कर देगा। तो बिफोर हाइड्रोजन जो आते हैं वो H2 गैस लीच कर देते हैं एसिड के सोल्यूशन से। एक बार फिर समझा दें, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ये मेटल हैं, अगर आप इनमें से किसी भी मेटल को एसिड में डाल दोगे
तो वो एसिड से H2 गैस लीच कर देते हैं। जैसे जिंक को देखा तो ये कहाँ है, हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये एसिड से स्वयं रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो जिंक यहाँ से रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 कौन सी गैस ली, H2। कॉपर HCl से रिएक्शन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के कहाँ आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू कॉपर, तो कॉपर नहीं करेगा, ऐसा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन 6 नंबर का, metals come first displaces other metals from their salt solution, metals come first displaces other metals from their salt solution। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को कभी जिंक के कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए। इसका कारण है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, तो जिंक उससे रिएक्ट कर लेगा। देखो क्या होगा, हम बताते हैं, यहाँ बताते हैं। जे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और आपने इसको जिंक के कंटेनर में रख दिया, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इससे रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, ZnSO4 और A क्या बन जाएंगे आपके, कॉपर। तो होगा क्या, जो जिंक के कंटेनर में आपने कॉपर सल्फेट भरा है तो ये जिंक का कंटेनर गलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये किससे रिएक्ट करना चालू कर देगा, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करना चालू कर देगा। ये गल के जिंक सल्फेट बनाता जाएगा, वो गल जाएगा तो फिर आपका जो भी मटेरियल है वो उसमें भरता जाएगा। अब जो हमने आपको लिखवाया है उसका मतलब क्या है, देखो इसमें ये नहीं लिखा कि हाइड्रोजन से पहले आएगा, इसमें सिर्फ इतना लिखा है जो पहले आएगा वो दूसरे वाले को उसके सॉल्ट से निकाल देगा। जैसे जिंक और कॉपर, तो जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर आप रखोगे या जिंक कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर आप कराओगे, हेलो नमस्ते नीरज, हाँ आएंगे जी, ठीक। देखो इसके पहले जब एसिड वाला लिखा था तो उसमें ये वर्डिंग लिखी थी, जो हाइड्रोजन से पहले आते हैं वे सभी के सभी एसिड से कौन सी गैस लीच कर देते हैं, H2 गैस। इसमें ये नहीं लिखा है हाइड्रोजन से पहले, इसमें ये लिखा है जो पहले आएगा वो अपने बाद आने वाले से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक पहले आता है और कॉपर बाद में आता है, तो जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम ऐसा करें, हम यहाँ पर करें ZnSO4 और रखें कॉपर को, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों, जो पहले आता है वो दूसरे को डिस्प्लेस करता है। यहाँ पर कॉपर और जिंक सल्फेट में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक सल्फेट, तो कॉपर एबल नहीं है इसको डिस्प्लेस करने में, नोट करिए। तो जो पहले आता है वो दूसरे वाले को, अपने बाद आने वाले को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है ना। ये क्वेश्चन वगैरह अच्छे से पता होने चाहिए आपको, ठीक है। हाँ छुट्टी, हाँ वही SOP ज़्यादा है, वही है। और चाहे जितने एग्जाम्पल लिख लो, जैसे अगर सोडियम और जिंक होता, सोडियम कर देता जिंक को डिस्प्लेस, मैग्नीशियम और जिंक होता तो मैग्नीज कर देता जिंक को डिस्प्लेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 एप्लीकेशन और हैं, और देख लो फिर ये हो जाएगा। तो 7th नंबर, तो नेक्स्ट है इनडिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और EMF। इनडिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और EMF। इनडिटर्मिनेशन
बैटरी जाने वाली है। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। हाँ चली जाए। आयुषी हम लोगों को भी जाने दें। ऐसे कैसे? तुम लोग चल जाके तो हम पढ़ाएंगे किसको? बैटरी नहीं चलती, हम बैटरी को दोबारा चार्ज कर लेंगे, है ना? चलिए, indetermination of standard cell potential और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, बढ़िया। में सब इलेक्ट्रोकेमिकल स्पीड में सबकी वैल्यू बता दो, हम किसी का भी सेल बनाते जाएंगे और रिएक्शन करते जाएंगे, हमें क्या है ना? तो कैसे निकालते हैं हम ई सेल या ईएमएफ को? कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड वाले को? ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो बस हमें यहाँ पे ई कैथोड ई एनोड बताते जाओ। अब हमें दिक्कत नहीं होगी कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, हम अपने आप सब कर लेंगे, है ना? ध्यान रखना इस फॉर्मूले में दोनों के क्या रखते हैं? एसआरपी रखते हैं। या फिर कह दो कि हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं ई सेल और ईएमएफ। ठीक है, आप हमें कुछ भी बता दो, बस बता दो, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। ई एनोड प्लस ई कैथोड, ठीक है, इसका एसओपी और इसका एसआरपी। तो देखते हैं तुम लोग निकाल पाते। अब हम कुछ नहीं बताएंगे कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, ये आप लोग खुद देख लेना। तो इसी में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं आपको Zn प्लस 2 से Zn, Zn प्लस 2 से Zn दे रहे हैं हम। ठीक है, और ये है माइनस 0.76 वोल्ट। और दूसरा हम दे रहे हैं कॉपर प्लस 2 से कॉपर, और कॉपर प्लस 2 से कॉपर, और ये हम दे रहे हैं 0.34 वोल्ट। तो आप निकाल दो इसका ई सेल, दोनों में से किसी फॉर्मूले में रख दो। ये गैल्वेनिक सेल है ई सेल, तो ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड 1.10 वोल्ट। लेकिन अब हमने आपको नहीं बताया, आप लोगों ने खुद ढूंढा होगा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है ना? क्योंकि इसके पहले हम आपको हिंट देते थे, हम खुद देख लेंगे। एनोड कौन होगा इस बार? 1.10 वोल्ट, सही तो है। देखो हमें खुद पता करेंगे कि जो पहले आएगा वो एनोड, तो जिंक एनोड होगा कॉपर कैथोड होगा, जिंक एनोड कॉपर कैथोड, है ना? तो जिंक एनोड, एनोड इस वाले फॉर्मूले में एनोड का एसआरपी चाहिए, एनोड पे जिंक है और इसका एसआरपी दिया है, साफ साफ दिखा है हमें, रिडक्शन हो रहा ना, तो एसआरपी दिया गया है। तो माइनस 0.76। कैथोड पे कॉपर होगा, कॉपर होगा कैथोड पे, कॉपर इसका भी एसआरपी चाहिए, कॉपर से एसआरपी दिया हुआ है, तो ये है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1.10 वोल्ट, और ये आ गया आपका ई सेल, ई सेल। एक तुम लोग अपने मन से निकाल लेना, ठीक है? एक और दे देते हैं हम, तो इसमें इसका निकालना Ag प्लस से Ag में जा रहा, Ag प्लस से Ag में जा रहा, और ये दिया है आपका प्लस 0.80 वोल्ट। दूसरा
जिंक +2 से जिंक में जा रहा है और ये दिया है -0.76 वोल्ट। अब इसका निकाल लेना, ठीक है। अब देखो जब इसकी रिएक्शन लिखोगे आप, तो हम अभी से बता दें इसकी रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्शन में तो आपको ये लिखना पड़ेगा जिंक +2। अच्छा देखो ये उल्टा होगा, अब इसमें दोनों तो रिड्यूज नहीं होंगे ना, कोई एक होगा। हम ये कहना चाहते हैं जब आप रिएक्शन लिखोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इंटेंसिव, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, तो इसको नहीं करोगे। मतलब हम अगर सही तरीके से रिएक्शन लिख दें तो Zn जाएगा, Zn +2 में +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो Ag +1 उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो कितना करना पड़ेगा हमें 2, तो ये बनेगा 2Ag। तो रिएक्शन तो ऐसी लिखी जाएगी, पर पोटेंशियल को नहीं किया जाएगा, तो ये वाला लिख लेना। लास्ट एप्लीकेशन और देख लो इसका, फाइनल एंड लास्ट एप्लीकेशन। 3.12 कितना 1.56 लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का 8 नंबर। indetermination of spontaneity और feasibility spontaneity और feasibility of reaction। कोई रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप होगी तो सेल बनेगा, और अपने आप नहीं होगी तो नहीं बनेगा। तो स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी, FEASIBILITY, इंडिटर्मिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा जो ई सेल है, जो कि हमारा क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये जो आंसर आएगा ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये हमेशा सेल पोटेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होगा। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। हम कराएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो आप सीधे कहें द सेल कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड और कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स रिएक्शन विल बी फिजिबल। और अगर ई सेल दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड और ये निगेटिव आ गया तो ऐसा कोई सेल बनेगा ही नहीं। Reaction will be non-spontaneous। वो तो ठीक है, डेल्टा जी से पता करते हैं, लेकिन अभी हमें सेल का पता करना है ना। तो सेल के लिए हमें सेल का पोटेंशियल चेक करेंगे। अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है, तो और सेल का नेगेटिव आ रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो रही। तो इस डेल्टा जी से भी पता कर सकते हो, यहाँ से भी पता कर सकते हो। तो ई माइनस रिएक्शन। तो एक छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है आ जाए, है ना। तो एक डिफरेंस लिखते हैं, छोटे से डालिए, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एल्डिहाइड और कीटोन में सबको डिफरेंस याद है। एल्कोहल फिनॉल में तो हमने करवा दिए थे 5, भूलना नहीं उसको। एल्डिहाइड कीटोन में सबको याद डिफरेंसेस याद है।
है पूर्वी? क्विक विनेगर प्रोसेस याद है? नहीं है। 22 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, गलती मत करना। अब सिलेबस अपडेट हो जाएगा, अब अगर ब्लूप्रिंट अपडेट हो जाएगा तो बात अलग। देखिए जैसे आप नया सेल लाए तो उसके बाद जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वही उसका ईएमएफ होता है। तो लिखिए it is a potential difference, it is a potential difference it is a potential difference between two electrodes, it is a potential difference between two electrodes when no current is flowing through the circuit, FLOWING। दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो मैक्सिमम वोल्टेज निकल के आएगा उस मैक्सिमम वोल्टेज को सेल का ईएमएफ कहते हैं। जब आपने उस सेल को बिल्कुल यूज नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेशली जो सेल है उसमें दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो वोल्टेज निकल के आएगा, जो पोटेंशियल निकल के आएगी जो उसकी, दैट इज ईएमएफ। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडीशन में निकाला जा सकता है, किसी भी कंडीशन में निकाला जाता है, लेकिन जनरली पोटेंशियल डिफरेंस देखो हम आपको बता देते हैं। जैसे आपने शायद फिजिक्स में लिखा हो तो आपके सर लोगों ने लिखवाया हो, अंडर एनी कंडीशंस, किसी भी कंडीशन में अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोड, हाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो किसी भी कंडीशन में निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, लेकिन जब करंट फ्लो नहीं हो रहा निकालोगे तो उसको कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन जनरली ये तब निकाला जाता है जब सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है ना। तो पूरी डिफरेंस लिख देंगे, व्हेन करंट नो हटा के पूरा लिख देंगे तो वही आपका बन जाएगा। तो लिख लीजिए पूरा वही लिख लीजिए, पूरी लाइन, हम इस पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, पूरी लाइन लिख लीजिए, 9 बेस हटा दीजिए फास्ट। इट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हम आपको पहले बता चुके हैं, आप ए भी लिख सकते हो अंडर एनी कंडीशन, लेकिन जनरली जब करंट फ्लो होता है तब निकाला जाता है। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। It is a potential difference between two electrodes when current is flowing through the circuit। नो बेस हटा दीजिए और लिख दीजिए तो आपका ये बन जाएगा पोटेंशियल। आप ऐसे भी लिख सकते थे, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स अंडर एनी कंडीशन और व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ये भी लिखा जा सकता था, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, यह बिल्कुल मैक्सिमम वोल्टेज है जो किसी सेल से प्राप्त किया जा सकता है। इट इज अ मैक्सिमम, और मैक्सिमम बोलते हो आप लोग, मैक्सिमम, इट इज अ मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन be obtained from the cell। लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज, इसमें लिखिए इट इज lesser than
maximum, it is lesser than maximum voltage that can be obtained from the cell. It is a lesser than maximum voltage that can be obtained from the cell. देखिए पॉइंट बढ़ाने के लिए एक पॉइंट हम लिख देते हैं, हालांकि आपने जब ये पॉइंट लिख दिया तो इस पॉइंट का रेलिवेंट नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हो गई हैं, दूसरी बुक्स उसमें 2 पॉइंट पड़े हुए हैं तो हम भी आपको लिखवा देते हैं नंबर बढ़ाने के लिए। बाकी ये वाला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एक ही है। इट इज अ मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल, और इसी में आप ऐसे भी लिखते हो इट इज अ मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। ठीक है, हालांकि पॉइंट वही मीन्स वही निकलता है, लेकिन हम लिखवा देते हैं, क्या करें। ठीक है, नंबर बढ़ाने के लिए एक पॉइंट बढ़ जाएगा हमारा, इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है हमारे पास। इट इज अ मैक्सिमम वर्क that can be obtained from the cell. It is a maximum work that can be obtained from the cell. It is lesser than maximum work it is lesser than maximum work that can be obtained from the cell. It is lesser than maximum work that can be obtained. Fourth point, measured by or determined by potentiometer. Determined by potentiometer. इसमें लिख लीजिए वोल्ट मीटर। दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है दोनों का, और अगर आप डिफरेंस ना मानो तो दोनों का निकालने का तरीका भी एक सही है। डिटरमाइंड बाय वोल्ट मीटर। कर लेना याद, अब इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, उसमें करते हैं आपका। डालिए।